नमस्कार। उत्तराखंड बोर्ड वर्ष 2026 विषय जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र का द्वितीय सेक्शन। प्रश्न नंबर 2, पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस भाग में अवस्थित होता है? तो मानव जनन चैप्टर में जो पुरुष जनन तंत्र होता है वो शरीर के श्रोणि क्षेत्र अर्थात पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब प्रभावी दृश्य प्ररूप अर्थात फिनोटाइप वाले पौधे को स्वपरागण अर्थात स्वसंकरण के बजाय अप्रभावी जनक पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो उस संकरण को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। का सही आंसर था टेस्ट क्रॉस। चौथा प्रश्न है, स्विस चीज में बड़े छिद्र क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है पेज नंबर 166 में है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव कि बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार्मेनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। जो उदाहरण के लिए स्विस चीज होती है, स्विस पनीर में होते हैं, उसमें पाए जाने वाले चीजें जो छिद्र होते हैं वो CO2 के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि 5वां, भारत सरकार का कौन सा संगठन GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेता है? तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 202 नैतिक मुद्दे में लिखा है कि भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि GEAC अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात अनुवांशिक अभियांत्रिक संस्तुति समिति, जो कि GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। तो इसका सही आंसर था यहाँ पे GEAC अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात अनुवांशिक अभियांत्रिक संस्तुति समिति। 6वां प्रश्न जो पूछा गया था कि एक प्रारूपिक आवर्ती पुष्प के 8 केंद्रीय परिपक्व भ्रूणकोश को नामांकित आरेख की सहायता से समझाइए। तो ये एक प्रारूपिक भ्रूणकोश का चित्र है जो 8 केंद्रीय है, क्योंकि 3 केंद्रक जो होते हैं प्रतिव्यांसत जो कोशिकाएं हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं 3 2 5, एक अंड कोशिका है 6 और 2 जो सहायक कोशिकाएं हैं 6 2 8। तो इस प्रकार से एक प्रारूपिक जो भ्रूणकोश होता है वो 8 केंद्रीय होता है। तो यहाँ पे इसका नामांकित चित्र इस प्रकार से बनाना था। अगला प्रश्न है 7वां जो पूछा गया था, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्र कणिकाएं के स्थान एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 35 में है कि शुक्राणु के मध्य भाग में असंख्य सूत्र कणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो पुच्छ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान, तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्थान है वो शुक्राणु के मध्य खंड में है, शुक्राणु के मध्य भाग में है। और इसका कार्य जो पूछा गया है कि शुक्राणु के पुच्छ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है। 8वां प्रश्न जो पूछा गया है कि स्तनपान अनातर्व अर्थात लैक्टेशनल एमेनोरिया एक गर्भ निरोधक विधि है, इसके समर्थन में कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके समर्थन में जो पेज नंबर 49 पे लिखा गया है कि स्तनपान अनातर्व अर्थात लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि भी एक तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आतर्व चक्र शुरू नहीं होता है। तो इसके 2 कारण है कि क्योंकि एक गर्भ निरोधक विधि है तो इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि स्तनपान के दौरान जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है
का स्तर बढ़ जाता है और अंडोत्सर्ग रुक जाता है। इसमें लिख भी रहा है यहाँ पे कि इस अंडोत्सर्ग अंतःचक्र नहीं हो पाता, इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक कारगर मानी जाती है। तो यहाँ पे दूसरा जो कारण है, जो स्तनपान अनातर्व एक गर्भनिरोधक विधि है, तो मासिक धर्म का ना होना, क्योंकि लगातार स्तनपान कराने से महिला में कुछ महीनों तक मासिक धर्म नहीं होता है, जिससे गर्भधारण की संभावना कम होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे था। अगला प्रश्न, जो 9वां प्रश्न पूछा गया है कि जीनी प्ररूप अर्थात जीनोटाइप लिखिए। क है कि एक व्यक्ति जो दात्र कोशिका अरक्तता अर्थात सिकल सेल एनीमिया जीन का वाहक है, लेकिन स्पष्ट रूप से अप्रभावित है। और ख है कि ऐसे व्यक्ति जो सिकल सेल एनीमिया रोग से प्रभावित है। तो एक अप्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो इसका आंसर पेज नंबर 82 में जो है, जो सिकल सेल एनीमिया से वाहक है, इसका जीन का वाहक है, तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो HA और HBA और HBS सेकेंड लाइन में है। जो विषम युग्मजी HBA/HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं, परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। तो इसका जीनोटाइप हो जाता है यहाँ पे HBA/HBS। और जो रोग से पीड़ित है, प्रभावित है, तो उसका जीनोटाइप समयुग्मिक भी, जो पहली लाइन में है, केवल HBS और HBS, दोनों HBS और HBS ये समयुग्मिकी है और व्यक्तियों में इस रोग को दर्शाता है, प्रभावी है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये था। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्राकृतिक वर्ण, अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम, अनुरूप संरचनाएं और औद्योगिक मेलानिज्म। तो इसका सही आंसर था प्राकृतिक वर्ण को जो सिद्धांत दिया है वो चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका क का थर्ड से। अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम, जिराफ की लंबी गर्दन, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत लेमार्क का है, जो जिराफ की लंबी गर्दन से संबंधित। और ग है अनुरूप संरचनाएं, जो अभिसारी विकास को से संबंधित है। और घ था औद्योगिक मेलानिज्म, जो गहरे फंकों वाले और सफेद फंकों वाले कीट पतंग से मैच करता है। इसका सही मिलान ये था। 11वां प्रश्न जो पूछा गया था कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को जमाने में मदद करने के अतिरिक्त हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। कोई 2 लाभ लिखिए। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमारे पेज सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में 166 नंबर पेज पे जो लिखा गया है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये दूध को जमाने में मदद के अतिरिक्त हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो 2 लाभ और लिखने हैं। तो यहाँ पे है कि ये जो होते हैं, ये विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। अर्थात लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक तो दूध से दही जमाता है, इसके अतिरिक्त क्या करता है, ये विटामिन B12 का निर्माण भी करता है। और फिर लिखा है इसमें सुधार हो जाता है, और हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक महत्वपूर्ण लाभदायक भूमिका का निर्वहन करता है। तो दूसरा लाभ है कि आंत में जो हमारा पेट है, आंत में हानिकारक जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो ये इसके 2 लाभ यहाँ पे हो जाते हैं। अथवा में पूछा गया है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण और प्रतिहिस्टामिन, इनके प्रत्येक एक एक उपयोग लिखिए। एक एक उपयोग पूछा है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण जो पेज नंबर 149 पे है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षण तत्काल सुरक्षा देने के लिए, यहाँ पे जो लिखा है सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविस
अर्थात वेमन के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षा होती है। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। अर्थात इसका उपयोग है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण का कि तत्काल सुरक्षा देने के लिए। जैसे क्या होता है, जब सर्पदंश होता है तो उस समय जो एंटीसीरम दी जाती है उसको कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षण, इसका उपयोग है। और दूसरा पूछा गया था प्रतिहिस्टेमिन। तो प्रतिहिस्टेमिन क्या होता है, ये एलर्जी के लक्षणों को जैसे खुजली, छींक को कम करने में, यहाँ पे लिखा भी है कि प्रतिहिस्टेमिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड जैसे औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। अर्थात प्रतिहिस्टेमिन का जो उपयोग है वो एलर्जी के लक्षणों को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है 12वां कि एंजाइम इको R1 में इको R एवं 1 क्या व्यक्त करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 182 में है कि इको R में जो इको है वो एस्चेरिचिया कोलाई है। R है जो स्ट्रेन RY13 को प्रदर्शित करता है। और I जो है में वर्ण जो है लिखा है कि I उस स्ट्रेन से पृथक किया गया पहला एंजाइम को यहाँ पे दिखाता है, जो पेज नंबर 182 में अंकित है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।